हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 18 जनवरी की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच सकते हैं। खराब मौसम के चलते शेड्यूल में बदलाव। बिल्किस के 5 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सरेंडर करने के लिए और समय मांगा। तमिलनाडु के नीलगिरी में 0 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। बदलते मौसम पर एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता। चौथी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल। लेटर लिखकर बताई बड़ी वजह। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान का पलटवार। एयर स्ट्राइक कर 7 आतंकी किए ढेर। सुनक को राहत। रवांडा बिल ब्रिटिश लोअर हाउस में पास। अवैध प्रवासियों से जुड़े इस बिल पर उनकी पार्टी के 11 नेता बागी। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार कार्ड नहीं होगा मान्य। ईपीएफओ ने जारी किए निर्देश। आधार कार्ड सिर्फ पहचान के लिए। भूल भुलैया 3 में मंजूलिका बनेंगे विद्या बालन। तब्बू को कर सकती हैं रिप्लेस। 2024 में ही रिलीज हो सकती है फिल्म। द्रविड़ बोले रोहित ने दिखाई अश्विनी जैसी चालाकी। सुपर ओवर में रिटायर्ड आउट हुए ताकि तेज भागने वाले रिंकू आ सकें। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसकी वजह प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त और मौसम बताया गया है। दरअसल सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रहता है। इससे फ्लाइट लैंडिंग में मुश्किल आ सकती है। इसलिए पीएम का एक दिन पहले आने का कार्यक्रम बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए पीएम को सुबह 11 बजे तक हर हाल में राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचना है। इसको देखते हुए पीएम 21 जनवरी की शाम 5 बजे तक अयोध्या पहुंच सकते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी की सुबह पीएम मोदी सरयू में स्नान कर सकते हैं। इसके बाद घाट से 200 मीटर दूर स्थित नागेश्वर नाथ महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। घाट से नागेश्वर महादेव तक पीएम पैदल जाएंगे। नागेश्वर महादेव से राम मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। कार्यक्रम कुछ ऐसा भी बन रहा है कि सरयू का जल लेकर नागेश्वर मंदिर से राम मंदिर तक पीएम पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएम मां सीता की कुल देवी यानी कि छोटी देवकाली मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों में से 5 ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जेल में सरेंडर करने के लिए और समय मांगा है। उनके वकीलों ने दलील दी है कि सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया था, वो 22 जनवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में उनकी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया है। इन 5 दोषियों में गोविंद भाई नई, प्रदीप मोरधिया, बिपिन चंद्र जोशी, रमेश चंद्रा और मितेश भट्ट शामिल हैं। इन दोषियों में से किसी ने अपने बेटे की शादी, किसी ने पैर की सर्जरी, किसी ने माता पिता की देखभाल करने, किसी ने फसलों की कटाई का कारण बताकर सरेंडर की तारीख में एक्सटेंशन मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का गैंगरेप करने के 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था गुजरात सरकार दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वही सरकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिल्किस के घर पर पटाखे भी फोड़े गए थे। वहीं तमिलनाडु स्थित नीलगिरी अपनी प्राकृतिक सुंदरता को लेकर विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के बदलते मौसम की वजह से अब हालात बदलने लगे हैं। नीलगिरी में जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है उससे एक्सपर्ट्स भी चिंतित हैं। इन दिनों नीलगिरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया है। प्रकृति की गोद में बसे नीलगिरी में तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड से जूझना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ का मौसम असामान्य है और ठंड का असर लोगों से लेकर खेतीबाड़ी पर पड़ रहा है। ठंड का आलम ऐसा है कि हरे भरे लॉन पाले में ढके हुए हैं और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी इफेक्ट हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 4थे समन पर अपना जवाब भेज दिया है। इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि वो 4थे समन पर भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय को एक लेटर लिखकर केजरीवाल ने इसे राजनीतिक समन बताया है। उन्होंने एक बार फिर यह आरोप लगाया है कि बीजेपी का मकसद उनको गिरफ्तार करना है। केजरीवाल ने अपने जवाब में एक बार फिर यह आरोप लगाया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए ये समन भेजे जा रहे हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने लिखा है कि केजरीवाल आरोपी नहीं, फिर सम्मन और गिरफ्तारी क्यों करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर कहा कि जो नेता भ्रष्ट होते हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं, उनके मामले बंद कर दिए जाते हैं। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान वायुसेना ने गुरुवार को
ईरान के अंदर कथित बलूच अलगाववादी शिविरों पर जवाबी हवाई हमले किए। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान वायुसेना के जवाबी हमलों में पाकिस्तान ने वांछित बलूच आतंकवादियों के ईरानी क्षेत्र के अंदर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर 7 को ढेर कर दिया। ये कदम तेहरान के ये कहने के एक दिन बाद आया है कि उसने पाकिस्तान में जैश अल अदल के 2 महत्वपूर्ण मुख्यालयों को नष्ट करने के लिए सटीक मिसाइल और ड्रोन हमलों का इस्तेमाल किया। इसके बाद इस्लामाबाद ने पाकिस्तान की संप्रभुता के उल्लंघन को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया और गंभीर परिणामों की चेतावनी दी। पाकिस्तान के एक स्थानीय दैनिक के संपादक और न्यूयॉर्क टाइम्स के पाकिस्तानी संवाददाता सलमान मसूद ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया, पाकिस्तान वायुसेना ने ईरान के अंदर बलूच अलगाववादी शिविरों पर हवाई हमले किए हैं। ये कदम ईरान के निशाना बनाने के दावे के एक दिन बाद आया है। आतंकवादी पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर हैं, नागरिक हताहतों का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन में अवैध प्रवासियों से जुड़ा रवांडा बिल संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हो गया है। इसे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बिल को लेकर सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े नेता बगावत कर रहे थे। ये नेता नहीं चाहते थे कि बिल पास हो, इसलिए वो सुनक के खिलाफ थे। स्काई न्यूज के मुताबिक संसद के लोअर हाउस में बिल के पक्ष में 320 वोट पड़े। 276 सांसदों ने बिल के खिलाफ वोट किया। इसमें पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन, पूर्व मंत्री रॉबर्ट जेनेरिक समेत सुनक की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के 11 नेता शामिल थे। कंजर्वेटिव पार्टी के 18 सांसदों ने वोट ही नहीं दिया। अब ये बिल संसद के अपर हाउस यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर सुनक विरोधी नेताओं की गुटबाजी के चलते पीएम सुनक पर इस्तीफे का खतरा बढ़ रहा था। ये सुनक के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रच रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेगा। ईपीएफओ ने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से आधार कार्ड को हटाने का फैसला यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश के बाद लिया है। 22 दिसंबर 2023 को यूआईडीएआई के निर्देश जारी कर रहा था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी व्यक्ति पहचान का सत्यापन करने के लिए हो सकता है, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ का सबूत नहीं है। यूआईडीएआई ने कहा था कि जन्म तिथि के सबूत के तौर पर दिए जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट से आधार कार्ड को हटा दिया गया है। यूआईडीएआई ने अपने सर्कुलर में कहा था कि आधार एक विशिष्ट 12 अंकों की आईडी है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। ये पूरे देश में आपकी पहचान और स्थायी निवास के सबूत के तौर पर मान्य है। इस पर डेट ऑफ बर्थ दी गई है और इसे बर्थ प्रूफ के तौर पर उपयोग नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत की। कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 को लेकर काफी समय से कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच खबर आई थी कि इस मोस्ट अवेटेड फिल्म में मंजुलिका के किरदार में तब्बू नहीं बल्कि विद्या बालन की एंट्री हो सकती है। बहरहाल इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। बता दें साल 2007 में आई अक्षय कुमार और विद्या बालन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया बॉक्स ऑफिस पर अच्छी